नमस्कार दोस्तों, कहानी अंत तक ज़रूर सुनना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट में बताना और लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। उस दिन मौका मिलने और जब तक मैं सौरभ भाई को भाभी का नाम लेकर छेड़ रही थी, रात को रिसेप्शन पार्टी पूरे सभा पर थी। दूल्हा दुल्हन को स्टेज पर बिठाया गया था। लोग तोहफे और बुके लेकर जब दुल्हन के पास पहुंचते तो इतनी सुंदर दुल्हन देखकर पलके झपकाना ही भूल जाते। हम सब बहुत खुश थे, पर हमारी खुशी पर जल्दी ही पानी फिर गया। वो पूर्णिमा की रात थी। हर पूर्णिमा को ज्वारा फाटी के साथ समुद्र का शोर इतना बढ़ जाता कि चाचा जी के घर तक साफ सुने पड़ता। उस वक्त ऐसा ही लगा जैसे अचानक ही शांत समुद्र में इस कदर ज्वार फटा गया हो, जो हमारे घर के अमन चैन को तबाह और बर्बाद कर डालने पर उतर हो। अचानक ही दुल्हन बनी भाभी अपने शरीर की हर चीज़ को नोच नोच कर फेंकने लगी। फिर पूरे अहाते में चीखती हुई इधर उधर से दौड़ने लगी। बड़ी मुश्किल से उन्हें काबू में किया गया। कमली ने दौड़कर कोई दवा भाभी को खिलाई तो वह धीरे धीरे कुर्सी पर बेहोश सी पड़ी गई। तब भाभी को उठाकर कमरे में लेटा दिया गया। फिर तो सभी लोगों ने कमले को कटघरे में ला खड़ा किया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसने डरते और रोते हुए बताया, पिछले 4 सालों से संगीता बेबी को अचानक दौरे पड़ने शुरू हो गए। रोज दवा लेने से वो कुछ ठीक रहती है, लेकिन अगर किसी कारणवश 10 दिन तक दवा ना ले तो दौरा पड़ जाता है। ये सब जानकर कौन शादी के लिए तैयार होता। इसलिए इस बारे में कुछ न बताकर ये शादी कर दी गई। मैंने उन्हें बचपन से पाला है, इसलिए मुझे साथ भेज दिया गया ताकि उन्हें समय से दवा खिला सकूं। सबने सोचा कि नियति ने चाहा तो किसी को पता नहीं चलेगा, पर शायद नियति को यह मंजूर नहीं था। कहकर कमली फूट फूट कर रोने लगी। चाची तो यह सुनकर बेहोश हो गई। माँ ने उन्हें संभाला। घर के सभी लोग एकदम आक्रोश से भरे उठे। इतने बड़े धोखे को कोई कैसे बचा सकता था। तुरंत उनके मायके वालों को फ़ोन कर दिया कि आकर अपनी बेटी को ले जाए। सहसा ही मैं अपराध बोध से भर उठी थी। जिस भाई ने मुझ पर भरोसा करके मेरी स्वीकृति मात्र से लड़की देख बिना शादी कर ली, उस भाई का जीवन मेरी वजह से बर्बादी के कगार पर पहुंच गया था। इसकी टीस रहकर मेरे दिल दिमाग को विशेल देश से घायल करती रही और मैं अंदर ही अंदर लहूलुहान होती रही। 2 दिन बाद भाभी के माता पिताए हमारे सारे रिश्तेदारों ने उन्हें जितना मुँह उतनी बातें कही। भी भर कर उन्हें लड़ा था, फटकारा और वे सिर झुकाओ सब कुछ चुपचाप सुनते रहे। 2 घंटे बाद जब सभी ने मन के गुबार निकल गए तो भाभी के पिता सबके सामने हाथ जोड़कर बोले, आप लोग का गुस्सा जायज़ है। हम ये स्वीकार करते हैं कि हमने आपसे धोखा किया। हम अपनी बेटी को लेकर अभी चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बेटी कोई जन्म से ऐसी मानसिक रोगी नहीं थी। उसे इस हाल में पहुँचने वाला आपका यह बेदर्द समझ है। 7 साल पहले एक जमींदार घराने के अच्छे लड़के के साथ हमने संगीता का रिश्ता तय किया था। लड़का बहुत अच्छे पद पर था। सगाई होने तक तो वो लोग यही कहते रहे कि आप अपनी मर्जी से अपनी बेटी को जो भी देना चाहे दे सकते हैं, हमारी ओर से कोई मांग नहीं है। फिर शादी के 2 दिन पहले इतनी ज़्यादा मांग कर बैठे जो किसी भी सूरत में हम पूरी नहीं कर सकते थे। आखिरकार हमने इस रिश्ते को यही ख़त्म कर देना बेहतर समझा, लेकिन वे इसे अपना अपमान समझ बैठे और बदला लेने पर उतार हो गए। क्योंकि वे स्थानीय लोग थे, इसलिए हमारे घर इसके बाद जो भी रिश्ता लेकर आता उसे संगीता के चरित्र के बारे में उल्टी सीधी बातें कहकर रिश्ता तोड़ने लगे। इसके अलावा वे हमारे जान पहचान वालों के बीच भी संगीता की बदनामी करने लगे। इन सब बातों से संगीता का आत्मविश्वास खोने लगा और वह एकदम गुमसुम हो गई। फिर धीरे धीरे मानसिक रोगी हो गई। इलाज के बाद भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जब आप लोग किसी की बातों में नहीं आए तो किसी तरह से आपके घर रिश्ता करने में हम कामयाब हो गए। मन से हम इस साथ को भी मिटा नहीं सके कि बेटी का घर बसता हुआ देखे। हम ये भूल ही गए कि धोखा देकर ना आज तक किसी का भला हुआ है और ना होगा। हो सके तो मैं माफ़ कर दीजिए। आप लोगों का जो अपमान हुआ और दिल को जो ठेस पहुंची उसकी भरपाई तो मैं नहीं कर पाऊंगा, पर आप लोगों का जितना खर्चा हुआ है
वो मैं घर पहुँचते ही ड्राफ्ट द्वारा भेज दूँगा। बस अब हमें इजाज़त दीजिए। फिर वो कमली से बोले, जाओ कमली, संगीता को ले आओ। ये सुनकर एकदम सन्नाटा छा गया। तभी जाती हुई कमली के रोकते हुए सौरभ भाई बोले, ठहरो कमली, संगीता कहीं नहीं जाएगी। यह सही है, इन लोगों ने हमें धोखा दिया है और इन हम सबको ठेस पहुँचा है। इसके लिए इन्हें सज़ा भी मिलनी चाहिए और सज़ा यह होगी कि आज के बाद इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा। लेकिन इसमें संगीता की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसकी मानसिक दशा तो ऐसी ही है नहीं कि वो इन बातों को समझ सके। लेकिन मैंने तो अपने पूरे होशो हवास में मन प्राण से उसे अपनी पत्नी स्वीकारा है। अग्नि को साक्षी मानकर हर सुख दुख में साथ निभाने का प्रण किया है। कहते हैं जन्म, शादी और मृत्यु सब पहले से तय होते हैं। अगर ऐसा है तो यह सही। संगीता जैसे भी है अब मेरे साथ ही रहेगी। मैं अपने सभी परिवारजनों को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मुझे मेरे जीवन पथ से विचलित न करे, क्योंकि मेरा फैसला अटल है। सौरभ भाई के स्वभाव से हम सब वाकिफ थे। वो जो कहते उसे पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसलिए एकाएक मानो सभी को साफ सूंघ गया। संगीता भाभी के माता पिता सौरभ भाई को लाखों आशीर्वाद देते हुए वापस लौट गए। बाकी यहाँ मौजूद सभी नाते रिश्तेदारों में से किसी किसी ने सौरभ भाई को सन की बेवकूफ़ और पागल तक कह दिया और धीरे धीरे चलने बने। भाभी के आने के बाद मैं बहुत मौज मस्ती करने की योजना मन ही मन बना चुकी थी, पर अब तो सब मन की मन में ही रही। तीसरे दिन अपने मम्मी पापा के साथ ही मैंने भी लौटने का मन बना लिया। दुखी मन से मैं भुवनेश्वर लौट आई। आने से पहले चुपके से एक रुमाल में सोने की चेन और कानों की बालियाँ कमले को दे आई कि मेरे जाने के बाद सौरभ भाई को दो देना। जब उनकी ज़िंदगी में बाहर आई ही नहीं थी तो मैं कैसे उसे तोहफे को कबूल कर सकती थी। सौरभ भाई के साथ हुए हादसे को चाची झेल नहीं पाई और 1 साल के अंदर ही उनका देहांत हो गया। चाची के गम को हम अभी भुला ही नहीं पाए थे कि एक दिन सांप के डंसने से कमली का सहारा भी टूट गया। बिना किसी औरत के सहारे के सौरभ भाई के लिए संगीता भाभी को संभालना बहुत मुश्किल होने लगा था। इसलिए सौरभ भाई ने कोशिश करके अपना ट्रांसफ़र भुवनेश्वर करवा लिया ताकि मैं और मम्मी उनकी देखभाल कर सके। मकान भी उन्होंने हमारे घर के करीब ही लिया था। वहाँ आकर मेरी मदद से घर व्यवस्थित करने के बाद सबसे पहले वह संगीता भाभी को एक अच्छे मनोचिकित्सक के पास ले गए। मैं भी उनके साथ थी। डॉक्टर ने पहले एकांत में सौरभ भाई से संगीता भाभी की पूरी केस हिस्ट्री सुनी। फिर जांच करने के बाद कहा कि उन्हें डिप्रेसिव साइकोसिस हो गया है। ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से ऐसा होता जाता है। इसमें रोगी जब तक क्रोनिक अवस्था में रहता है तो किसी को भी जल्दी पता नहीं चल पाता किस इंसान को कोई बीमारी भी है। लेकिन अगर 10 से ज़्यादा दिन तक दवा ना ली जाए तो उस अवस्था में रोगी को कुछ होश ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। अपने बाल और कपड़े आदि नोचने पर फाटने जैसी हरकतें करने लगता है। डॉक्टर ने आगे बताया, एक बार अगर यह बीमारी किसी को हो जाए तो उसे एकदम जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन जीवन भर रोजाना इस मर्ज की दवा की एक गोली लेने से सामान्य जीवन जिया जा सकता है। दवा के साथ ही साथ साइकोथेरेपी से मरीज के काफ़ी सुधार हो सकता है और यह सिर्फ उसके परिवार वाले ही कर सकते हैं। मरीज के साथ प्यार भरा व्यवहार रखने के साथ साथ बातों और अन्य तरीकों से घरवाले उसका खोया आत्मविश्वास फिर से लौटा सकते हैं। डॉक्टर के कहे अनुसार हमने भी भाभी का इलाज शुरू कर दिया। माँ तो अपने घर में काम में ही बिजी रहती थी, इसलिए भाई की गैर मौजूदगी में भाभी के साथ रहने और उनमें आत्मविश्वास जगाने के लिए मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई और मैं बातों में निरंतर उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करते कि बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है और हर एक काम अच्छी तरह से कर सकती है। शुरू में वो नानुकुर करती थी, फिर धीरे धीरे मेरे साथ खुलती गई। हम तीनों साथ मिलकर कभी लूडो खेलते, कभी बाहर घूमने चले जाते। लगातार कोशिश से 6 महीने के अंदर संगीता भाभी ने इतना बदलाव आ गया कि वो हंसने मुस्कुराने लगी, लोगों से बातें करने लगी और नदी के बाजार तक अकेली जाकर सब्जी वगैरह खरीद कर लाने लगी। दूसरे लोग उन्हें देखकर किसी भी तरह से असामान्य नहीं कर सकते थे। यूँ कहे कि वह काफ़ी हद तक सामान्य हो चुकी थी।
हमें हैरानी इस बात की हो रही थी कि इस बीच ना तो चाचा जी और ना ही शोभित भाई कभी उनका हालचाल पूछने आए, पर सब कुछ ठीक चल रहा था, इसलिए हमने भी खास ध्यान नहीं दिया। इसके 5 महीने बाद ही मेरी शादी हो गई और मैं अपनी ससुराल दिल्ली चली आई। ससुराल आकर धीरे धीरे मेरे दिमाग से सौरभ भाई की यादें पीछे छूटने लगी, क्योंकि आलोक के अपने माता पिता के इकलौते बेटे होने के कारण सासुर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। उन्हें छोड़कर मेरा शहर से बाहर जाना मुश्किल था। मेरे ससुराल जाने के 2 महीने बाद ही पापा ने एक दिन फ़ोन करके बताया कि अच्छी नौकरी मिलने के कारण सौरभ भाई संगीता भाभी के साथ सिंगापुर चले गए हैं। फिर तो सौरभ भाई मेरे जहन में एक भूली हुई कहानी बनकर रह गए थे। मैं सब सोच रही ही रही थी कि अचानक किसी के हाथ की थपथपाहट मैंने अपने गाल पर महसूस की, तो सहसा चौंक पड़ी और सामने आलोक को देखकर मुस्कुरा पड़ी। कहाँ खो गए? कल तुम्हारे प्यारे सौरभ भाई पधार रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारी नहीं करनी है? आलोक बोले। वो सौरभ भाई के प्रति मेरे लगाव को अच्छी तरह से जानते थे। अच्छा, तो आपको पता था कि फ़ोन सौरभ भाई का था? हाँ भाई, पता तो है। आखिर वो हमारे साले साहब जो ठहरे। फिर मैंने ही तो उनसे पहले बात की थी। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर मैंने नहा धोकर सौरभ भाई के मनपसंद दम आलू और सूजी का हलवा बनाकर रख दिया। पूरी का आटा भी गूंथ कर रख दिया ताकि उनके आने के बाद जल्दी से गर्मा गर्म पूरियाँ तल दूँ। आलोक उठकर तैयार हो गए थे और बच्चे भी तैयार होने लगे थे। रहे होने की वजह से उन्हें स्कूल तो जाना ही नहीं था। कोई गाड़ी घर के बाहर से गुजरती तो मैं खिड़की से झांक कर देखने लगती। आलोक मेरी अकुलाहट देखकर मौन बंद मुस्कुरा रहे थे। आखिर जब तक आकर मैंने देखना छोड़ दिया तो अचानक वो 45 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दौड़कर दरवाज़ा खोला तो सामने सदाबहार मुस्कान लिए सौरभ भाई अटके के साथ खड़े थे। वो तो वैसे ही थे, बस बदन पहले की अपेक्षा कुछ भर गया था और पूछे भी रख ली थी। उनसे पहली बार मिलने के कारण बच्चे नमस्ते करने के बाद कुछ संकुचाई से खड़े थे। सौरभ भाई ने घुटनों के बले बैठते हुए अपनी बाहें पसार कर जब उन्हें करीब बुलाया तो दोनों बच्चे उनके गले लग गए। मैं भाई को प्रणाम करने के बाद दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी कि वह बोले, अरे क्या अपनी भाभी और भतीजे को अंदर नहीं आने दोगी? मैं हकी बकी सी उनका मुंह ताकने लगी, क्योंकि उन्होंने भाभी और भतीजे के बारे में फ़ोन पर कुछ कहा ही नहीं था। तभी भाभी ने अपने 7 वर्षीय बेटे के साथ कमरे में प्रवेश किया। कुछ पलों तक तो मैं कमरे से भी नीचे तक चोटी वाली सुंदर भाभी को देखकर ठगी से ठगी रह गई। फिर खुशी के मारे उनके गले लग गई। सभी का एक दूसरे से मिलने मिलाने का दौर खत्म होने और थोड़ी देर बाद करने के बाद भाभी नहाने चले गए। फिर नाश्ते के बाद बच्चे खेलने में बिजी हो गए और आलोक व सौरभ भाई अपने कामकाज के बारे में एक दूसरे को बताने लगे। थोड़ी देर उनके साथ बैठने के बाद जब मैं दोपहर के खाने की तैयारी करने रसोई में गई तो मेरे मना करने के बावजूद भी संगीता भाभी का काम में हाथ बटाने रसोई में आ गई। सधे हाथों से सब्जी काटती हुई वह सिंगापुर में बिताई दिनों के बारे में बताती जा रही थी। उन्होंने साफ शब्दों में स्वीकारा कि अगर सौरभ भाई जैसा पति और मेरे जैसी ननद उन्हें नहीं मिलती तो शायद वह कभी ठीक न हो पाती। भाभी को इस रूप में देखकर मेरा अपराध बोध खुद ही दूर होने लगा। दोपहर के खाने के बाद भाभी ने कुछ देर आराम करना चाहा। आलोक अपने ऑफिस के कुछ पेंडिंग काम निपटाने चले गए। बच्चे टीवी पर स्पाइडरमैन कानून फिल्म देखने में खो गए तो मुझे सौरभ भाई से एकांत में बातें करने का मौका मिल गया। ढेर सारे सवाल मेरे दिमाग में उमड़ घुमड़ रहे थे, जिनका जवाब सिर्फ सौरभ भाई ही दे सकते थे। आराम से सोफे पर पेट टिकाते हुए बोले, अब मुझे जल्दी से सब कुछ बताइए कि मेरी शादी के बाद क्या हुआ। मैं सब कुछ जानने को बेताब हूँ। मैं अपनी उत्सुकता रोक नहीं पा रही थी। भैया ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहना शुरू किया, अंजू, तुम्हारी शादी के बाद कुछ भी ऐसा खास नहीं हुआ जो बताया जा सके। जो कुछ भी हुआ था तुम्हारी शादी के पहले हुआ था। लेकिन आज तक मैं तुम्हें यह बात नहीं बता पाया कि पुरी से भुवनेश्वरी ट्रांसफ़र मैंने सिर्फ संगीता के लिए नहीं करवाया था, बल्कि उसकी वजह कुछ और भी थी। मैं हैरानी से उनका चेहरा देखने लगी। अब किस रहस्य से पर्दा उठने वाला है? मैंने पूछा, और क्या वजह थी?
उन्होंने बताना शुरू किया। माँ के बाद कमली किसी तरह से सब कुछ संभाले हुए थी, लेकिन उससे गुजरने के बाद तो मेरे लिए जैसे मुसीबतों के कई दरवाजे एक साथ खुल गए। एक दिन संगीता ने मुझे बताया कि शोभिक ने आज ज़बरदस्ती मुझे चूमने की कोशिश की। जब संगीता ने उसे कहा कि वह मुझसे कह देगी, तो माफ़ी मांगते हुए शोभिक ने कहा कि अब बात भैया को नहीं बताना, फिर कभी वह ऐसा नहीं करेगा। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा अपना भाई भी कभी ऐसी हरकत कर सकता था। पापा को मैं इस बात की भनक भी नहीं लगने देना चाहता था, इसलिए 2-4 दिन की छुट्टियां लेकर दौड़ धूप करके मैंने हॉस्टल में शोभिक के रहने का इंतजाम कर दिया। पापा के पूछने पर मैंने कह दिया कि हमारे घर का माहौल शोभिक की पढ़ाई के लिए ठीक नहीं है। वो कुछ पूछने बिना ही हॉस्टल चला गया, क्योंकि उसके मन में चोर था। अंजू आगे क्या बताऊँ, बात यही तक रही तो गनीमत थी, पर वक्त भी शायद कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करता है कि अपना साया भी साथ छोड़ देता नजर आता है। मैं तो कहते हुए जुबान लड़खड़ा रही थी, पर लोगों को कैसे काम करते हुए लाज नहीं आती। वासना में अंधा इंसान रिश्तों की गरिमा तक को ताक पर रख देता है। उसके सामने जायज नाजायज में कोई फर्क नहीं होता। एक दिन ऑफिस से लौटा तो अपने कमरे में घुसते ही क्या देखता, उनकी संगीता गहरी नींद में पलंग पर सोई पड़ी थी, क्योंकि तब उसकी दवाओं में नींद की गोलियां भी हुआ करती थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, सलवार के एक पैर का पाई घुटने तक सिमटाया था और उसके नंगे पैर को पापा की उंगलियां जिस बेशर्मी से सहला रही थी, वो नज़ारा देखने मेरे लिए असहनीय था। मेरे कानों में सीटियों सी बजने लगी और दिल बेकाबू होने लगा। किसी तरह दिल को संयत करके मैं यह सोचकर वापस दरवाजे की ओर मुड़ गया और पापा को आवाज़ देता हुआ अंदर आया, जिससे हम दोनों की शर्मिंदा होने से बच जाए। जब मैं दोबारा अंदर गया तो पापा संगीता को चादर उठा रहे थे। मेरी ओर देखते हुए बोले, अभी अभी सोई है। फिर वो कमरे से बाहर निकल गई। इन हालत में तुम कहो मैं कैसे वहाँ रह सकता था। इसलिए भुवनेश्वर ने तबादला करा लिया। यकीन नहीं हो रहा कि चाचा जी ने ऐसा किया। चाची ने ना रहने से शायद हालातों के उनकी बुद्धि को ही हर लिया दिया। जो पुत्रवधू को उन्होंने गलत नज़रों से देखा, कहकर शायद मैं खुद को ही झूठी दिलासा देने लगी। भाई आगे बोले, रिश्तों का पतन में अपनी आंखों से देख चुका था। जब रक्षक ही भक्षक बनने पर उतार हो जाए तो वहाँ रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इत्तेफाकन जल्दी ही मुझे सिंगापुर में एक अच्छी नौकरी मिल गई, तो मैं संगीता को लेकर हमेशा के लिए उस घर और घर के लोगों को अलविदा कह आया, ताकि दुनिया के सामने रिश्तों का झूठा पर्दा पड़ रहा है। जब मुझे यकीन हो गया कि दवा लेते हुए संगीता स्वस्थ और सामान्य जीवन जी सकती है, तो डॉक्टर की सलाह लेकर हमने अपना परिवार आगे बढ़ाने पर विचार किया। जब मुझे इस विदेशी की याद सताने लगी तो इंटरनेट के जरिए मैंने नौकरी की तलाश जारी कर दी। इत्तेफाक से मुझे मनचाही नौकरी दिल्ली में मिल गई, तो मैं चला गया और सबसे पहले तुमसे मिला। अब और किसी से मिलने की चाह भी नहीं हुई। कहकर सौरभ भाई चुप हो गए। वह 2 दिन रहकर लाजपत नगर स्थित अपने नए मकान में चले गए। मैं बहुत खुश थी कि अब फिर से सौरभ भाई से मिलना होता रहेगा। मेरे दिल से मानो एक बोझ उतर गया था, क्योंकि हो ना हो मेरी ही वजह से पतझड़ में तब्दील हो गए मेरे प्रिय और आदरणीय भाई के जीवन में भी आखिरकार वसंत आ ही गया। जाते जाते भाभी ने मेरे हाथ में एक छोटा सा पैकेट थमा लिया। बाद में उसे मैंने खोला तो उसमें उनकी शादी के वक्त मुझे दी गई चेन और कानों की बालियों के साथ साथ एक जोड़ी जड़ाऊ कंगन भी थे, जिन्हें मैंने प्यार से चूम लिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।